आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है प्रॉब्लम रेजिडुअल इनकम, जिसको हम RI भी बोलते हैं। यानी कि इस वीडियो के अंदर हम रेजिडुअल इनकम के ऊपर एक क्वेश्चन प्रॉब्लम करने जा रहे हैं और देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है रेजिडुअल इनकम को। इससे पहले हम देखते हैं कि रेजिडुअल इनकम क्या होती है। जिस तरह हमने पिछली वीडियो के अंदर रेजिडुअल इनकम का कहा था कि जी दी अमाउंट ऑफ नेट इनकम जनरेटेड इन एक्सेस ऑफ द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, या जिसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहा जाता है। यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ऊपर अबव यानी ज्यादा जो नेट इनकम कमाई जाती है उस अमाउंट को रेजिडुअल इनकम कहते हैं। और हमने पिछली वीडियो के अंदर ही ये RI कैलकुलेट किया था किस तरीके से प्रॉफिट डिवीजन का लिया था, और डिवीजन जो यूज कर रहा है कैपिटल और साथ रेट ऑफ रिटर्न भी हमें कैपिटल दिया हुआ था उसका कंपनी का। तो हमने प्रॉफिट में से जो रेट ऑफ रिटर्न यानी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आई थी 5 लाख के ऊपर 15% 75,000, तो जब हमने उसके प्रॉफिट के 1 लाख से 75 को लेस किया था तो हमारे पास 25,000 की RI आ गई थी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की जानिब और प्रॉपर क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं जिसके अंदर हम रेजिडुअल इनकम को कैलकुलेट करेंगे और इसके साथ साथ इसकी और भी चीजें देखेंगे। अगर हम क्वेश्चन पे आते हैं तो हम एक क्वेश्चन लिया हुआ है जिसके अंदर आतिफ कॉर्पोरेशन के बारे में बताया गया है कि उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स, उसके लिए उसने डिफरेंट डिवीजन्स बनाए हुए हैं। साथ में बताया गया कि जी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टू ऑफ देम, यानी कि दो डिवीजन X और Y के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी गई है, और ये है वो कि इन डिवीजन का जो प्रेजेंट ROI है वो है 25% और 9%। इसके साथ साथ बताया गया है कि एक नए प्रोजेक्ट के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और उसके बारे में डिटेल्स ये है कि इन्वेस्टमेंट जो नीडेड है वो X को भी और Y को भी 10 मिलियन ईच की इनको रिक्वायर्ड है, यानी कि 10 मिलियन की इनको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है नए प्रोजेक्ट के लिए। और वहाँ से वो जो कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन कमाएंगे, या जिसको हम कह सकते हैं कि डिवीजन का जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 2 मिलियन X के लिए और 1.3 मिलियन डिवीजन Y के लिए होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ROI कैलकुलेट होके आ गया है डिवीजन X के लिए वो हमारे पास 20% है। सॉरी, ये कैसे कैलकुलेट हुआ, जो कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन है इसको डिवाइड किया था इन्वेस्टमेंट नीडेड मल्टीप्लाई बाय 100 के साथ, तो 20% आ गया था। ये ROI कैलकुलेट कर रहे हैं हम पिछले वीडियो के अंदर देख चुके थे जब हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को प्रॉब्लम के जरिए सॉल्व किया था। इसके साथ साथ डिवीजन Y का भी हमें ROI दिया गया है 13%, इन दो को लेके कैलकुलेट किया गया है। और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो आतिफ कॉर्पोरेशन का उसके बारे में बताया गया है कि वो है जी 15%। रिक्वायरमेंट हमसे की गई है कि जी कैलकुलेट करें RI यानी रेजिडुअल इनकम फॉर डिवीजन X और डिवीजन Y के लिए। साथ साथ ये भी बताएं कि कमेंट करें आउटकम जो होंगे ईच डिविजनल मैनेजर जो करेगा आतिफ कॉर्पोरेशन के ऊपर एज अ होल ऑन द बेसिस ऑफ ROI और ऑन द बेसिस ऑफ RI। यानी कि एक दफा जब हम ROI इसको देखेंगे इसकी बेसिस पे हमने डिसीजन जो करेगा X और Y का मैनेजर उसका इम्पैक्ट आतिफ कॉर्पोरेशन के ऊपर क्या होता है वो बताना है। और साथ हमने दूसरी जो रिक्वायरमेंट है दूसरे पार्ट की उसके अंदर ये बताना है कि जो RI हमने कैलकुलेट करना है, जो पहली रिक्वायरमेंट है, इसको देखते हुए डिवीजन X और डिवीजन Y का मैनेजर जो डिसीजन करेगा उसका आतिफ कॉर्पोरेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। सबसे पहले हम पहली रिक्वायरमेंट को देखते हैं जिसके अंदर हमें RI को कैलकुलेट करना है डिवीजन X और डिवीजन Y के लिए। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमने यहाँ पे कुछ शीट डिजाइन किया जिसके अंदर हम रेजिडुअल इनकम की हेडिंग दी कि पार्ट ए में हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं। ये जितनी भी अमाउंट्स आएंगी नीचे रुपीज में आएंगी, डिवीजन X के लिए भी डिवीजन Y के लिए भी हमने यहाँ पे लिख दिया। अब कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन जो क्वेश्चन में बताया वो माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिस तरह इस पिछली वीडियो के अंदर हमने यही फार्मूला देखा था, या हम इसको यहाँ पे कह रहे थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन को प्रॉफिट भी कह सकते हैं। अच्छा, ये हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया, डिवीजन X के लिए भी फार्मूला और डिवीजन Y के लिए भी फार्मूला रिकॉर्ड कर लिया है। अब क्वेश्चन के अंदर हमें यह बताया गया है कि जो नया प्रोजेक्ट होगा वहां से जो डिवीजन X है वो 2 मिलियन का प्रॉफिट कमाएगा। तो उसको हम यहाँ पे सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं कि जी प्रॉफिट कितने का कमाएगा। प्रॉफिट वो कमा रहा है 2 मिलियन रुपीज का। साथ में यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब उसको इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड है नए प्रोजेक्ट के लिए,
10 मिलियन की, लेकिन साथ में कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है 15% का। तो हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए, यानी कि इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो कॉस्ट है वो हमारी कितनी आ रही है, वो करने के लिए हम लेंगे 10 मिलियन जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो कि है 15%। तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, कितने अमाउंट आ जाएगी, ये आ जाएगी ₹1.5 मिलियन। तो जब हम इनका प्रॉफिट में से लेस करेंगे या कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन में से कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस करेंगे तो हमारे पास एक नेट अमाउंट, नेट फिगर आ जाएगी जो कि आएगी 0.5 मिलियन की, और यही जो है वो हमारे डिवीजन एक्स की रेजिडुअल इनकम कहलाएगी। इसी तरीके से हमें यह बताया गया था कि डिवीजन वाई का जो कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन है नए प्रोजेक्ट से वो उसको मिल रहा है कितने का, 1.3 मिलियन का। वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया जो उसको मिलेगा। अब इसके लिए भी हमें 10 मिलियन की रिक्वायरमेंट है कैपिटल के लिए। तो हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 10 मिलियन को किसके साथ जी, 15% के साथ जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या रिटर्न ऑन कैपिटल है। तो मल्टीप्लाई जब इसके साथ किया हमारे पास 15%, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास सेम वही 1.5 मिलियन आ जाता है। जब हम 1.3 में से 1.5 मिलियन को लेस करते हैं तो आंसर हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है 0.2 मिलियन का। डिवीजन एक्स का हमारे पास आर आई 0.5 और डिवीजन वाई का जो है वो हमारे पास आर आई आया है 0.2 मिलियन। अब यहाँ तक तो हमारे जो क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट थी कि आर आई की कैलकुलेशन की, वो तो यहाँ पे पूरी हो गई। अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ जो कि इन्वेस्टमेंट की ये जो डिफरेंट मेथड यूज हुए हैं आर ओ आई और आर आई का, इसके ऊपर मैनेजर्स क्या डिसीजन करेंगे सबसे पहले हमने ये देखना है, और उसके बाद देखना है कि इसका पूरी कंपनी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, जो कि आर आई और आर ओ आई दोनों के लिए बहुत जरूरी कंसेप्ट है समझना। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं कि आर ओ आई की बेसिस के ऊपर अगर डिवीजन एक्स का मैनेजर फैसला करता है वो ये कहेगा कि जी देखिए सबसे पहले मेरा जो आर ओ आई इस टाइम है डिवीजन का वो कितना है 25%, लेकिन अगर मैं ये नई वाली इन्वेस्टमेंट ले लेता हूं तो मेरा आरओआई नई वाली इन्वेस्टमेंट से कितना आएगा 20%। इसका मतलब ये हो गया जब मैं पुराना और नए वाले आरओआई को एवरेज लूंगा तो मेरे पास जो है वो 25% जो अभी की परफॉर्मेंस है उससे कम हो जाएगी मेरी परफॉर्मेंस। तो इसलिए वो कहेगा कि मैं अपनी परफॉर्मेंस को कम नहीं करना चाहता, लिहाजा इस वाले प्रोजेक्ट को मैं नहीं लूंगा। लेकिन डिवीजन वाई वाला क्या करेगा दूसरे हाथ पे, वो कहेगा मैं अभी 9% परफॉर्मेंस शो कर रहा हूँ या मेरा जो आरओआई है वो 9% है, अगर मैं नया वाला प्रोजेक्ट ले लेता हूँ 13% जिसके ऊपर मुझे आरओआई मिल रहा है तो मेरी जो आरओआई ओवरऑल है वो इंप्रूव कर जाएगी 9% से, यानी मैं अपनी परफॉर्मेंस अच्छी शो कर सकता हूं। लिहाजा मैं इस वाले जो नया वाला प्रोजेक्ट है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करूंगा। लेकिन अगर हम बात करें आर आई की बेसिस के ऊपर तो रेजिडुअल इनकम की बेसिस पे डिवीजन एक्स वाला कहेगा जी मैं बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे 0.5 मिलियन एक्स्ट्रा आ रहे हैं इस प्रोजेक्ट को लेने की वजह से, तो वो इसकी तरफ जाएगा, जबकि आरओआई की बेसिस के ऊपर वो नहीं जा रहा था क्योंकि उसका आरओआई कम हो रहा था। अगर डिवीजन वाई की बात करें तो डिवीजन वाई मैनेजर कहेगा कि मैं इसको नहीं अडॉप्ट कर सकता क्योंकि ये मेरी जो रेजिडुअल इनकम है वो नेगेटिव में आ रही है, यानी कि ये मेरा लॉस शो कर रहा है, लिहाजा मुझे इस इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। ये तो हमने बात की है डिवीजन एक्स और डिवीजन वाई के इंडिविजुअल डिसीजंस की जो उन्होंने डिफरेंट मेथड को यूज करते हुए करने हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल कंपनी की बात करें तो क्या होगा, जब हम ओवरऑल कंपनी की बात कर रहे हैं तो जब हम आरओआई को यूज कर रहे हैं तो डिवीजन एक्स 20% कमा रहा है, यानी कि उसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है उससे 5% ज्यादा कमा रहा है, लेकिन आरओआई की बेसिस के ऊपर वो फिर भी नहीं ले रहा इसको, तो ये कंपनी के लिए जो है वो बेनिफिशियल नहीं है। यहाँ पे अगर डिवीजन वाई की बात करें आरओआई की बेसिस के ऊपर तो वो 13% कमाएगा नए प्रोजेक्ट से, लेकिन जो उसको कॉस्ट पड़ रही है वो 15% पड़ रही है इस इन्वेस्टमेंट को करने की, यानी कि 2% जो है उसको कम प्रॉफिट आ रहा है जो उसके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है। लेकिन डिवीजन वाई वाला फिर भी इसको लेने की कोशिश करेगा जो कि ओवरऑल कंपनी के लिए बेहतर नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें आर आई की तो आर आई की बेसिस के ऊपर डिवीजन एक्स वाले मैनेजर ने कहा था कि मैं प्रोजेक्ट लूंगा क्योंकि ये मुझे प्रॉफिट की फॉर्म में नजर आ रहा है, तो ये डिवीजन के लिए भी बेहतर है और ओवरऑल कंपनी के लिए भी बेहतर है कि उसको 0.5 मिलियन का कैश इनफ्लो होगा, यानी कि उसकी तरफ कैश जाए
जाएगा या वो प्रॉफिट कमाएगी। जबकि डिवीजन वाई वाला मैनेजर RI की बेसिस पे कहेगा कि मैं ये इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे 0.2 मिलियन का नुकसान हो रहा है। तो वही बात है कि जिसका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी कवर नहीं हो रहा। तो ये कंपनी के लिए ओवरऑल बेहतर सिचुएशन बता रहा है RI किसकी बनिस्बत, ROI की बनिस्बत। तो अगर हम इस अपनी सारी डिस्कशन को कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि ROI की बेसिस के ऊपर डिविजनल मैनेजर जो है वो सिर्फ अपना फायदा देखता है, कंपनी को नहीं देखते। जबकि अगर RI यानी रेजिडुअल इनकम मेथड यूज हो रहा है तो डिवीजन जो मैनेजर है वो अपना फायदा भी देखता है और साथ साथ ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो कंपनी का ओवरऑल फायदा है वो भी नजर आ रहा होता है। तो इस तरह आज के इस वीडियो के अंदर हमने रेजिडुअल इनकम के ऊपर एक क्वेश्चन किया और उसका जो डिसीजन का इम्पैक्ट है मुख्तलिफ मैनेजर्स का वो ओवरऑल कंपनी के ऊपर भी हमने देखा है।